Good afternoon, everyone. Today I am going to start the next chapter in the course accounting, that is overhead. Overhead को समझने से पहले first we need to understand the term of cost. What is cost? So cost is the amount of expenditures which we incur in acquiring or production of a particular product. एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। और एक एक्सपेंडिचर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में थ्री कंपोनेंट्स होते हैं: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर। एंड ये जो थ्री कंपोनेंट्स है इसके नेचर के बेसिस पे हम इसको टू कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंड कैटेगरी होगी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट लेबर. So accordingly, we can also classify the cost into direct and indirect material. So पहले direct material होता क्या है ये समझ लेते हैं. So direct material are those materials or the items which are directly or easily identified with a particular product. So direct material क्या होता है? एक ऐसा आइटम होता है, मटेरियल होता है जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी एक शर्ट है, सो अगर हम एक शर्ट को बना, सो शर्ट के लिए जो हम कपड़ा यूज करते हैं वो हमारा क्या है? डायरेक्ट. अगर क्लासरूम में डेस्क है तो डेस्क में जो वुड होता है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट यूनिट से. कॉस्ट यूनिट मतलब जो हमारा फाइनल गुड है. ठीक है. इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है. डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट वेजेस. सो डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है जो वेजेस हम पे करते हैं लेबर को जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं. So direct wages is the amount of expenditure that we pay to the laborers who are involved in the production process or the related activity. डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इट मीन्स जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है. सो जब हम इसका सम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. So sum of direct cost is the known as prime cost, which comprise direct material, direct wages, direct expenses. इसी तरीके से हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस होते हैं. उसके सम को हम बोलते हैं ओवरहेड. सो ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. ठीक है. ओवरहेड्स के लिए और भी टर्म्स है जो हम यूज करते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, बर्डन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट. जो ओवरहेड है, ओवरहेड को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, on second on the basis of element, and third on the basis of behavior. So on the basis of functions means जो functions हम perform करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे. सो नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में इसका इतना यूज नहीं है. सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होता है प्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शन, administrative related function, and selling and distribution related function. So production related functions are those which are related to production of goods and services, but they are indirectly supporting the production. Directly उनका रोल नहीं होता है. ठीक है. जैसे स्वीपर है, स्वीपर जो फैक्ट्री में होता है वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है. जब तक वो क्लीन नहीं करेगा तब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा. इसी तरीके से हमारा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हो जाते हैं मशीनरी पे, ये जो लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स है, वो भी जरूरी है. अगर लाइट्स नहीं होगी तो हम मशीन को रन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ये क्या है? सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है. सो जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड मीन्स the amount of expenditure which we incur at production site, but it is indirect in nature. प्रोडक्शन ओवरहेड को हम वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं. सो प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मली इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. सो इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा हमारा? जैसे लुब्रिकेंट है,
वो क्या है, उसका इनसिग्निफिकेंट पोर्शन होता है फिनिश गुड में। ये जैसे शर्ट है, शर्ट में हमारा जो कपड़ा होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, मतलब उसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को। बट जो थ्रेड है, थ्रेड क्या है, टेंजिबल है, बट हम उसको इजिली उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। वो क्या है, हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट वेजेस, जैसे स्वीपर को हम दे रहे हैं, या जो वहां पे गार्ड है उसको पे कर रहे हैं प्रोडक्शन साइड पे, सो उसके भी कॉस्ट हम किससे चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है। इसी तरीके से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। सो अगर ये प्रोडक्शन साइड पे हो रही है तो इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम इनकर करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होता है, मैनेजमेंट, या जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में एम्प्लॉयज होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, ऑफिस से। सो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसकी प्रोडक्शन साइट अलग होगी और ऑफिस अलग होगा। सो जो ऑफिस में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, स्टेशनरी पे, टेलीफोन पे, पोस्टेज पे, सैलरी टू मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज पेरोल डिपार्टमेंट, वो कहाँ आता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। थर्ड जो फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। So selling overhead is the amount of expenditure that we incur to stimulate the sale. सेल को इंक्रीज करने के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं और प्रमोशन पे खर्च करते हैं, वो क्या हमारा सेलिंग ओवरहेड है। क्योंकि प्रोडक्शन से तो रिलेटेड होता नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा नहीं। सो यहाँ पे हम सेल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है टिल द डेस्टिनेशन ऑफ इट द प्रोडक्ट, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। इसका मतलब है प्रोडक्शन साइड पे दो तरीके की कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ही। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो प्रोडक्शन साइड पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, बट जो भी एक्सपेंडिचर हमारा ऑफिस में होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। सो एज आई सेड अर्लियर, एक कॉस्ट में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, हाँ, सो किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। सो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, जैसे फ्यूल है, लुब्रिकेंट है, टूल्स है, जो आपके प्रोडक्शन में यूज है, बट उसका जो विजिबिलिटी है वो इनविजिबल है, उसका कोई सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है। ठीक है। Second, indirect wages. Indirect wages to those employees or the workers who are not directly involved in the production, but they are working at production side. जैसे स्वीपर है, आइडल टाइम वेजेस दे रहे हैं, लीव पे दे रहे हैं, सो ये क्या है, मेरा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या जगह से इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। सो कॉस्ट को हम, कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सो इसी तरीके से हम ओवरहेड को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, बिकॉज ओवरहेड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट, सो उसको भी बिहेवियर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। सो फिक्स ओवरहेड क्या होता है, फिक्स ओवरहेड मीन्स एक अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो फिक्स रहता है इन टोटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, बट पर यूनिट में वो चेंज होता है एज द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सो जैसे लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज होगा उसका पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, मैनेजरियल सैलरी आती है एग्जांपल ऑफ फिक्स ओवरहेड। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड। सो वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो इनडायरेक्ट इन नेचर है, पर यूनिट फिक्स होगा, बट चेंज होगा इन टोटल विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इट मींस जो वेरिएबल ओवरहेड होता है
उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज होगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होता है, ये पार्टली फिक्स होता है पार्टली वेरिएबल होता है। इट मीन्स अप टू अ लेवल अमाउंट विल रिमेन फिक्स और विल रिमेन सेम, बट उस लेवल के बाद उसका जो अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो चेंज होने लगता है। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को आप यूज करो या ना करो उसका उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, बट जितना ज्यादा आप यूज करोगे उस पर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा। इट मीन्स एक लिमिट तक तो वो रहेगा सेम चाहे आप उसको प्रोड्यूस करो या ना करो, बट उसके बाद जितना ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा टोटल में चेंज आएगा। जैसे हमारा ऑटो होता है, तो ऑटो क्या होता है, फर्स्ट 2 किलोमीटर तक फिक्स है, शायद 25 या 30 रुपीज है वो ऑटो का रेंट, बट ऑटो का फेयर। बट जैसे ही हम 2 किलोमीटर क्रॉस करेंगे पर यूनिट के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद है अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड। सो अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। So our ultimate aim to charge the overall cost, whether it is a direct or indirect, to the cost unit. Cost unit means the फिनिश गुड, बट उसको चार्ज कैसे करें, उसका अकाउंटिंग कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। सो इन केस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, सो डायरेक्ट treatment of direct cost is not a difficult task. We can directly charge or allocate the direct cost to the cost unit. But problem lie in treatment of indirect cost or the overhead cost. Because direct में तो हम directly charge कर सकते हैं कितना cost हुआ है, but indirect cost में हम directly charge नहीं कर सकते. We have to allocate, we have to distribute on some ground or some reasonable ground. ठीक है. सो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी allocate based on some ground or the equitable ground basis we distribute the overhead cost। जैसे रेंट है, सपोज करो एक बिल्डिंग है उसमें 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी, टोटल बिल्डिंग का रेंट है 1000। सो किस बेसिस पर हम उस रेंट को चार्ज करेंगे 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से। सो उसके लिए हमें एक ग्राउंड चाहिए और वो ग्राउंड वेरी कर सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया उसके बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है कि उसमें सेल्स कंट्रीब्यूशन कितना है या प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके बेसिस पे। सो डिपेंड करेगा फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। सो ओवरहेड चार्जिंग के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ताकि हम फाइनल जो गुड्स है या जो आउटपुट है उससे ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज कर पाए। क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें वो सम ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। जैसे सपोज करो 2 डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो वो सारी कॉस्ट आ जाएगी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में क्या कॉस्ट आएगी, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने में कॉस्ट आ रही है वो हमारी सर्विस डिपार्टमेंट की आ जाएगी। पर जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, क्योंकि जो भी कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है एक प्रोडक्ट से वो हमें चार्ज करनी है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है, सो दे आर 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। First, collection of overhead under the separate headings. So first we collect the overhead from the different means, from the different sources, so that we can determine the total indirect cost or the total of overhead, ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ओवरहेड्स के वो क्या हो सकते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल्स हमने इश्यू कराया है वो किससे पता चल जाएगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट से। फिर होता है इनवॉइसेस, इनवॉइसेस को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारा इनडायरेक्ट था वो हमने पे किया है, वहां से हमारा एक्सपेंस का अमाउंट आ जाएगा। फिर आ जाएगा वेज एनालिसिस, कितना हमने वेज पे किया है जो इनडायरेक्ट था। सो यहाँ से हमारा थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। एंड लास्ट में देयर सर्टेन एक्सपेंस विच आर नॉट पेड इन कैश। सो वो कहाँ से आ जाएगा, हमारा जर्नल एंट्री से, जैसे डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग रेंट है या फिर वेजेस है, ठीक है। These are the 4 steps that we follow in collecting the overhead cost from different sources. So first था collection of overhead जो मैंने explain कर दिया है। Second है allocation and apportionment of overhead cost to production and service department. So first step क्या था, distribution of overhead में collection of overhead under the separate heading, उसको मैंने explain किया कि किस तरीके से हम collect करते हैं overhead cost को।
सेकेंड है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सो एलोकेशन के बाद आ जाता है हमारे पास रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट हुई थी वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और उसके बाद आया एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट मीन्स जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उस टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट करना। इट मीन्स चार्जिंग द ओवरहेड कॉस्ट टू द कॉस्ट यूनिट और द फिनिश गुड। ठीक है। सो पहला था कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। अब आ जाते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। सो जब भी हम ओवरहेड कॉस्ट को, मतलब फर्स्ट वी डिटरमाइन द टोटल ऑफ ओवरहेड। जब हम एक बार ओवरहेड की कॉस्ट को टोटल निकाल लेते हैं फिर उसको एलोकेट करना होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट cost center में based on their service or the cost they incurred for the production of finished good or cost unit। ठीक है। सो जब भी हम कोस्ट का ओवरहेड का टोटल निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरहेड का जब भी हम फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम बोलते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। So allocation of apportionment of overhead cost is known as primary distribution or departmentalization of overhead. So departmentalization or the primary distribution is a process to distribute, allocate the overhead cost to different department on some reasonable ground। ठीक है। सो जब भी हम एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड करते हैं फर्स्ट टाइम बेस्ड ऑन सम ग्राउंड उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है। सो एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट इज अ प्रोसेस टू डिस्ट्रीब्यूट द ओवरहेड कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन सम ग्राउंड इनिशियली, उसको हम बोलते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एलोकेशन का मतलब होता है चार्जिंग ऑफ फुल ओवरहेड कॉस्ट टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मतलब जितनी भी कॉस्ट हुई है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे। जैसे एक बिल्डिंग है ए, हमारी उसमें ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है और उन तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग मीटर है। ठीक है। उनके इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग मीटर है। डिपार्टमेंट ए का अलग मीटर है, बी का अलग मीटर है, सी का अलग मीटर है। सो जितना जितना जिसका बिल होगा उसको डायरेक्टली हम उस डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे। जैसे ए का आया 500 तो वो ए डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे, बी का आया 700 तो बी डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे, सी का आएगा 800 तो उसको सी से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? एलोकेशन मीन्स चार्जिंग द टोटल ओवरहेड कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और द कंसर्न डिपार्टमेंट। बट अपॉर्शनमेंट क्या होता है? अपॉर्शनमेंट की प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब जो हमारी कॉस्ट है या सर्विस है वो कॉमन थी मोर देन वन डिपार्टमेंट। सो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट based on their service or based on the service they consume in our organization। ठीक है। जैसे सपोज करो बिल्डिंग का अगर सिर्फ एक ही मीटर होता और उस बिल्डिंग के मीटर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो 1000 था। अब उस 1000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 डिपार्टमेंट में ए बी सी। तो वहां पे हम टर्म यूज करेंगे अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट based on their service they render or they consume in a organization। ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? एलोकेशन में जो भी टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट होती है वो हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं। अपॉर्शनमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ग्राउंड चाहिए जिस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बट एलोकेशन में हमें कोई ग्राउंड नहीं चाहिए। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। फिर आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर दोज व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। सो प्रोडक्शन, अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है या नहीं? सो इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। सो दोज डिपार्टमेंट व्हिच आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द शेप, साइज, नेचर ऑफ द गुड्स आर नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे मेल्टिंग डिपार्टमेंट है, वीविंग डिपार्टमेंट है, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होते हैं? फिर सर्विस डिपार्टमेंट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस
they provide the supplementary or supporting services to production department for their efficient functioning. जैसे पेरोल डिपार्टमेंट है, कैंटीन है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, these are the example of सर्विस डिपार्टमेंट. ठीक है. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की. अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड मीन्स किस बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. सो उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करना है, ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है. सो हमारा ओवरहेड किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये हमारा क्वेश्चन है. क्योंकि बहुत सारी तरीके की कॉस्ट होती है, तो उसको किसी रीजनेबल ग्राउंड पे तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, ताकि हम एक फर्म के जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है दूसरी फर्म से कंपेयर कर पाए. सो ये कुछ ग्राउंड दिए हैं. ये यूनिवर्सल नहीं है, ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. बट दीज ग्राउंड आर दी फेयरली यूज बाय all the organizations which are using the cost accounting in their for their accounting purpose. ठीक है. सो जैसे ये ओवरहेड कॉस्ट है, तो एक टेबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस्ट गिवन है, राइट हैंड साइड पे उसका बेसिस है कि इस बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो नॉर्मली हम ओवरहेड कॉस्ट को उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे वो लिंक होती है. जैसे रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस. रेंट किसके लिए दे रहे हैं हम, बिल्डिंग के लिए. सो बिल्डिंग में हमने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया होगा उसके बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जैसे अगर ए ने 50% एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो ए का रेंट कितना हो जाएगा, टोटल 50% उसको पे करना होगा. बी ने 25 किया तो बी से चार्ज करेंगे 25. सी ने 25 ऑक्यूपाई किया तो सी से चार्ज करेंगे 25. सो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर वी डिस्ट्रीब्यूट दी ओवरहेड कॉस्ट. तो जैसे रेंट है, सो रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितना एरिया डिपार्टमेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस रेशो में. लाइटिंग एंड हीटर्स को भी हम उसके एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि कितना एरिया किस डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उतनी ज्यादा उस रेशो में उनकी जो लाइटिंग का एक्सपेंडिचर होगा वो डिवाइड कर देंगे. इसी तरीके से फायर, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंडिचर. सो ये क्या, ये सारे एक्सपेंडिचर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेस्ड ऑन द एरिया ऑक्यूपाई बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है. फ्रेंच बेनिफिट्स, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस, सुपरविजन. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स पे, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट्स किसको देते हैं, एम्प्लॉइज को. सो ऑर्गेनाइजेशन का अगर टोटल फ्रिंज बेनिफिट का कॉस्ट है 100, तो उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं. इसी तरीके से लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, इसी तरीके से टाइम कीपिंग. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपनसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे, ईएसआई, फ्रिंज बेनिफिट. तो आप देखोगे फ्रिंज बेनिफिट ऊपर भी था और यहाँ पे भी है. इट मीन्स एक पार्टिकुलर आइटम की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मोर देन वन वे हो सकता है. देयर इज अ मोर देन वन वे टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्टिविटी. ठीक है. सो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है. सो नॉर्मली कंपनसेशन हम डिटरमाइन करते हैं कि एम्प्लॉय का वेजेस कितना था, सैलरी क्या थी. हॉलीडे पे भी उसकी सैलरी पे डिटरमाइन होती है. ईएसआई पीएफ भी ये सैलरी का परसेंटेज होता है. तो किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, डायरेक्ट वेजेस पे. जनरल ओवरहेड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, मशीन आवर्स पे, डायरेक्ट वेजेस पे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में उसके बेसिस पे. फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, या कैपिटल वैल्यूज पे कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, प्लांट पे. ठीक है. सो उसकी जो वैल्यू होगी उस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे कि हर डिपार्टमेंट में कितने कितने प्लांट है, उनकी क्या वैल्यू, उसके बेसिस पे. फिर पावर कंजम्पशंस, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, मैनेजरियल सैलरी, उसको करेंगे टेक्निकल एस्टिमेट्स पे, कुछ उसके बारे में गिवन होगा. लाइट एक्सपेंस को हमने ऊपर पढ़ा था, एरिया के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कि हर डिपार्टमेंट में कितने लाइट पॉइंट्स है उसके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे. फिर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी पावर की, मशीन कितनी पावर कंज्यूम करे, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी हॉर्स पावर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है. मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज ओवरहेड कॉस्ट. अगर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की गिवन है तो ये किसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई मटेरियल की वैल्यू क्या है, उसका साइज क्या है, या कितना मटेरियल हमारे पास है, वेट क्या है उसका. ठीक है. अब आ जाते हैं कॉस्ट पर. एक टेबल बनाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस टेबल को हम बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी. जो हमारा टोटल ओवरहेड होता है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी. ठीक है.
सो इलस्ट्रेशन नंबर 4.1 से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई बाय फ्रॉम द कॉस्टिंग कोड ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की रिकॉर्ड है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो टोटल कॉस्ट दी है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे रेंट का टोटल दिया हुआ, मेंटेनेंस का, डेप्रिसिएशन का, लाइटिंग का, इंश्योरेंस का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एनर्जी सुपरविजन, ये टोटल अमाउंट में दिया हुआ है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। अब उसने लास्ट में बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट फ्रॉम अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब जो आपकी टोटल कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसका नीचे ये ग्राउंड दिया हुआ है, देख रहे हो आप जो नीचे वाला पोर्शन है। सो ये क्या है, ग्राउंड है। इनमें से आपको जो अप्रोप्रिएट ग्राउंड है उसको सिलेक्ट करना है और उस बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। So there are four departments in which you are supposed to distribute the overall cost of the organization based on different ground. जैसे रेंट है, तो रेंट हम किसका पे करेंगे, भाई रेंट हम लेबर का तो पे नहीं करेंगे, लेबर को तो हम वेजेस देते हैं, तो रेंट हम पे करते हैं बिल्डिंग को। वो बिल्डिंग में क्या होगा, एरिया। सो हर डिपार्टमेंट ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे रेंट कितना है, 2000 टोटल रेंट हमने पे किया है या कंपनी ने पे किया 2000। और डिपार्टमेंटल ए नीचे आप देखोगे फ्लोर स्पेस स्क्वायर फुट में गिवन है। ए ने ऑक्यूपाई किया हुआ था 150, बी ने 110, सी ने 90, डी ने 50। तो टोटल एरिया हो गया 400। सो 400 स्क्वायर फुट के लिए हमने 2000 पे किए हैं। सो ए से कितना चार्ज करेंगे, ए से उतना चार्ज करेंगे जितना उसका एरिया है टोटल में। सो अगर 400 के लिए 2000 दिया है, तो ए का कितना 150, तो 150 स्क्वायर एरिया के लिए हमें ए से चार्ज करना है। सो ए का कितना शेयर होगा, ए का शेयर होगा 150, उसका जो एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, जितना जिस एरिया के लिए हमने पे किया है दैट इज 400। सो 150 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा 750। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी में फर्स्ट कॉलम होता है एक्सपेंस का, जो हमारे एक्सपेंस गिवन है, रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सो ऑन। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, किस बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे रेंट को फ्लोर एरिया के बेसिस पे, मेंटेनेंस को कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे। थर्ड कॉलम होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जो उनका एक्सपेंडिचर था, रेंट जैसे टोटल 2000 था, मेंटेनेंस हमारा 1200 था, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो कॉलम्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंटल वाइज होते हैं, जितने डिपार्टमेंट उतने कॉलम। सो ए बी सी डी तीन डिपार्टमेंट है, तीन कॉलम। ठीक है, तो रेंट था हमारा 2000, कितना 400 स्क्वायर फुट का। और ए का शेयर कितना होगा 150, उसने एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। सो 150 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई में 2000, उसका शेयर आ गया 750। इसी तरीके से बी ने कितना किया है 110। सो बी का कितना शेयर होगा 110 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई में 2000, बी का शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से सी का क्या होगा 90 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई में 2000, 450। मतलब जिसका जितना शेयर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से मल्टीप्लाई में जो उसकी कॉस्ट थी। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस किसकी करी होगी हमने, मशीनरी की। सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो टोटल कॉस्ट हमने पे किया मेंटेनेंस पे 1200, अगर हम कंपनी का देखें। पर ए के पास जो मशीनरी है वो है हमारी 24,000 की, बी की 18,000 की, सी का 12,000 एंड डी का 6,000। अगर हम इसका रेशियो बनाए तो रेशियो क्या बन जाएगा, 4:3:2:1, 6,000 से डिवाइड कर दें। सो ए को कितना जाएगा टोटल कॉस्ट का 4/10, बी को 3/10, सी को 2/10 एंड डी को 1/10। सो टोटल है 1200। 1200 का 4/10 तो किसको जाएगा, ए को। सो 4/10 इज 40%। सो 40% ऑफ 1200 आ गया 480। बी को कितना जाएगा 30%, सो 30% मीन्स 1236। सी को कितना जाएगा 2/10 मीन्स 20%, 20% ऑफ 1200 240। एंड सी को 10%, इट मीन्स 1/10, वो हो गया 120। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे। उसी तरीके से हम डेप्रिसिएशन का टोटल दिया हुआ है 900, तो उसी रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसमें हमने मेंटेनेंस को किया है, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ठीक है, सो ए का आ जाएगा 360, बी का 270, सी का 180, डी का 90। फिर आ जाता है लाइटिंग।
सो लाइटिंग का हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं है, अगर होते तो उसको लेते, इसीलिए हम क्या लेंगे, एरिया को लेंगे, फ्लोर एरिया। ठीक है, फ्लोर एरिया का रेशियो क्या था, 150:110:9:50। इट मीन्स ए के लिए कितना जाएगा टोटल कोस्ट का, 150 डिवाइड बाय 400। सो लाइटिंग का टोटल एक्सपेंडिचर है 200। ए को कितने जाएगा, 150 डिवाइड बाय 400, मतलब टोटल एरिया मल्टीप्लाई में टोटल कॉस्ट कितनी है, 200। इस ए का आ गया 75, बी का भी ऐसे निकालेंगे। बी ने कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, 110, टोटल कितना है 400। इट मीन्स 110 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई में कॉस्ट वो कितना है 200, सो ये आ गया 55। इसी तरीके से बी का करेंगे, इसी तरीके से डी का। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस को नॉर्मली हम मशीनरी की कॉस्ट पे ये भी मान सकते हैं कि हमने मशीनरी का कराया है, और ये भी मान सकते हैं कि जो हमारे गुड्स हैं उसका कराया है। सो आप इसमें अगर क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है कि किस चीज का इंश्योरेंस है, तो आप फुट नोट दे देंगे कि इंश्योरेंस आप गुड्स का मान रहे हो या मशीनरी का, उसके बेसिस पे इसको एलोकेट कर देंगे। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इंश्योरेंस का कॉस्ट है 1000, और किस रेशो में उसको डिवाइड करना है देख लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू कितनी, 15,000, 9,000, 6,000, और डी ने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस, इट मीन्स डी के पास स्टॉक ही नहीं है तो उसने इंश्योरेंस कराया ही नहीं है। सो रेशियो बन जाएगी ये आपकी 2:3:5। इट मीन्स अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दे, सो 3,000 से डिवाइड कर दे तो 5 फर्स्ट का, सेकंड का 3, एंड थर्ड का 2। सो 3:2, सॉरी 5:3:2। सो ए में कितना जाएगा, 5/10, इट मीन्स हाफ। सो इंश्योरेंस का टोटल है 1000, हाफ हो गया 500, और बाकी को किस रेशो में करना है, 3:10 एंड 2:10। सो 1000 का 3:10 हो गया 300, एंड 2/10 हो गया 1000 का 200। डी में 0। इसी तरीके से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, और कितना है टोटल अमाउंट, 300। सो वेजेस हमारा कहाँ है, वेजेस है हमारा 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। सो इस टोटल को हम 2,000 से डिवाइड कर देंगे तो रेशो बन जाएगी 4:3:1। इट मीन्स 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ठीक है। सो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पी एफ 300 है, तो ए को कितना जाएगा, 4/10, इट मीन्स 40%। सो 40% ऑफ 300 कितना हो गया, 120। बी को कितना जाएगा, 3/10, वो हो गया 90। इसी तरीके से सी और डी का करेंगे। फिर आना आ जाता है एनर्जी। सो एनर्जी के लिए हॉर्स पावर देखते हैं, अगर हॉर्स पावर्स नहीं है तो हम मशीनरी की कॉस्ट देखेंगे। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 24,000, 18,000, 12,000, 6,000। सो इसका हमने रेशियो निकाला था, तो रेशियो आया था 4:3:2:1। इट मीन्स 4/10 ए के लिए, 3/10 बी के लिए, 2/10 सी के लिए, 1/10 डी के लिए। सो एनर्जी है 1800, सो 4/10 मतलब 40% ऑफ 1800 किसको जाएगा, ए को। सो 14% ऑफ 1800 हो गया 720, बी को कितना जाएगा 30%, सो 30% ऑफ 1800 हो गया 520। इसी तरीके से सी को, डी को। लास्ट है सुपरविजन। सो सुपरविजन किसका होगा, लेबर का, फिक्स एसेट्स का तो होगा नहीं। सो सुपरविजन हम नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, एंड वो कितना कॉस्ट है टोटल, 3,000। सो 3,000 को नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे, 24, 16, 12, 9। सो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 6:4:3:2। सो 6:4:3:2। इट मीन 6/15, 4/15, 3/15, एंड 2/15। सो अगर 3,000 है सुपरविजन टोटल, सो ए को कितना जाएगा, 6/15, या हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, 2/5। अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर दे दोनों को, सो 3/5 ऑफ 3,000 कितना हो गया, अगर हम 3,000 को 5 से डिवाइड करें, 600 मल्टीप्लाई में 2, 1200। तो ए को 1200, बी का कितना था, 4/15। सो 4/15 हो गया आपका, अगर 4/15 निकाले 3,000 का तो कितना आया, 15 से 3,000 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 200, एंड मल्टीप्लाई में 4।
सो 200 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 800। इसी तरीके से सी का करेंगे, डी का करेंगे। जब ये एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हाँ, तो हम थे कि एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो एक बार जो भी हमारी ओवरहेड कॉस्ट थी, मतलब इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बेस्ड ऑन सम ग्राउंड। फिर हम उसका टोटल निकालते हैं। टोटल हम टोटल अमाउंट का भी निकालेंगे, डिपार्टमेंटल वाइज में निकालेंगे। सो टोटल का टोटल ला के 10,400, ए का 4,205, इसी तरीके से बी का, सी का, डी का। सो ये एक एग्जांपल है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी query you may put in the chat box. Thank you so much for today.